कार्य करना है, ये सब जानने का एक अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। और मैं खासतौर पर इस बात के लिए भी सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि कई वर्षों के बाद सदन में इतनी गंभीर और इतनी समृद्ध चर्चा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे न केवल सदन की गरिमा बढ़ी है, बल्कि लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आम जनमानस में सम्मान का भाव भी बढ़ेगा। और इससे पूरे सदन को और खासतौर पर अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। सत्ता पक्ष के 75 और प्रतिपक्ष के 49 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार इस सदन में रखे हैं। सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी बातें यहां पर कही गई, नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण के दौरान मैं स्वयं ही यहां पर था, से अन्य प्रोसीडिंग को भी मैंने अपने पास मंगा करके उसको देखने का पूरा प्रयास किया है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो भी सुझाव या बातें माननीय सदस्यों ने सदन में रखी हैं, सरकार उसको आगे बढ़ाए और उनको मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रदेश के विकास के लिए माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप हम उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने अपने भाषण को यहां पर बजट के दौरान मजबूती से रखा है, लेकिन कभी कभी वह अपने भाषण में फिसल भी जा रहे थे। मैं उस पर आगे चर्चा भी करूंगा। और खासतौर पर उन्होंने एक बात कही कि जो आज महोदय, इससे पहले एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भेजने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 12 करोड़ किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सालाना इस योजना के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं थी। लाभार्थी परक योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिले हुए इज्जत घर के बारे में, या फिर सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आयुष्मान भारत है, और भी तमाम योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं थी, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी बनाया। और माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है, उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था
कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलंबन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की, गरीबों को सशक्त बनाने की, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये योजना है और इस देश से मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी। लेकिन बजट पर यह भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हां, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी
देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया, सबने किया। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी थी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या है। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और वो फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है, और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है, उसका समाधान भी हमारे पास है, और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं योजनाओं को फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। महोदय, मैं यहां पे हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है इस माननीय सदन में 26 मई को, और ये सच है, बजट का दायरा अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थी प्रदेश की। इस प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में, मैं माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि
ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, जो पहला बजट आया था प्रदेश का, वह था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में। और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपये और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9,530 करोड़ रुपए थी और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1,628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की। अनेक चुनौतियां आई हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी, लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए। 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है? हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो एक 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में। क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 हमारी रह गई। कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में और फिर आज 21-22-23 में। मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पे नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है। और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ बजट जोड़ने के लिए आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। मुझे जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए हैं।
और ऐसा नहीं कि इस दौरान कार्य न हुए हों। महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो पैसा खर्च हुआ वह 12,48,102 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। और 2017 से 2022 के बीच, मार्च 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, यह पैसा खर्च हुआ है 19,10,459 करोड़ 97 लाख। यानी अगर मैं बताऊं तो 6,62,357 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस 5 वर्ष की तुलना में इस 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, अन्य योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च हुआ है। और इस दौरान प्रदेश में हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेला है। कोविड प्रबंधन का कार्य भी हुआ है। औद्योगिक विकास को एक नई गति दी है। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ अगर आप विकास की दर की बात कर रहे थे, 2021-22 की पहली तिमाही में जो प्रदेश की जीएसडीपी थी, उसकी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% थी। 19.6% के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के विकास की दर को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2016-17 के बजट में जब हम वर्तमान बजट की तुलना करते हैं तो दो चीजें बहुत साफ होती हैं। एक, 16-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का जो कर था वो मात्र 29% था। यानी हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे थे। और इस दौरान 5 वर्ष में राज्य का जो कर यानी जो राजस्व जो बढ़ाया गया है वह हम लोगों ने 36.5% का बढ़ोतरी इसमें की। यानी इतना हमारा ये बढ़ा है, बजट दुगना हुआ है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व चोरी को रोका गया है। और आज जो प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन कर रही है, यह एक महत्वपूर्ण बात प्रदेश के अंदर इस बजट में, अब इस सरकार की विगत 5 वर्ष की कार्य पद्धति में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ महोदय, 16-17 में बजट का जो 15.88% हिस्सा था, जो वित्त पोषण होता था, वह ऋणों के माध्यम से होता था। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता था। लेकिन 22-23 में जब बजट प्रस्तुत किया मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने, तो वह 15.88 यानी 16% की तुलना में मात्र 13% रह गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमारी निर्भरता मात्र 13% है। शेष अपने स्रोत से या केंद्रीय कर जो हमारा हिस्सेदारी है वहां से हमें प्राप्त हुआ है। और प्रदेश के बजट के आकार को भी बढ़ाने में हमें मदद मिली है। पहले बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 8% जो धनराशि होती थी बजट की, वह हम लोग पुराने ऋणों के देय में खर्च करते थे। बजट का दायरा बढ़ा है तो वह अब घट करके 7.6% रह गया है। यानी हम उसको भी कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही नहीं, हमने इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की जो कुल जीएसडीपी प्रदेश की 16-17 में 11.37% थी, आज वह लगभग 22-23 में
21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यहां तक हम उसको पहुंचाने की स्थिति में हैं। यानी एक बढ़ोतरी जो हुई है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ोतरी करने में भी हमें इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। और महोदय, यही नहीं, जो प्रदेश का बैंकों का जो व्यवसाय था, जो उनका सीडी रेशियो जिसको आप कह सकते हैं, इसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। खासतौर पर अगर हम देखेंगे, बैंकों से जो हम एक कॉमन मैन लोन लेता है, जितना उसका व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में कॉमन मैन को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है, 46% से बढ़कर के आज 52% से अधिक हो चुकी है। यानी दिखाता है कॉमन मैन अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ा है। प्रदेश में जो एक तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, दूसरा प्रदेश में जो ऋण वितरित हुए हैं, खासतौर पर अगर 12 से 17 के बीच में हम देखेंगे, 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ, लाख करोड़ का ऋण वितरित हुआ था। और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 9,9,52,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है बैंकों के माध्यम से। यानी सीडी रेशियो में इतना परिवर्तन हुआ है। अगर महोदय हम प्रदेश के बजट प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश का बजट प्रबंधन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी पहले 3 वर्ष तक एफआरबीएम की जो सीमा थी, उसके अंदर हम लोगों ने बजट को रखा था। भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इस सीमा को जब 4.5% किया, तो तब भी हम लोगों का 3.96% तक एफआरबीएम की सीमा भी उत्तर प्रदेश की आज भी है। इतने बजट के दायरे को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इन बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के बावजूद भी महोदय, बहुत सारी चीजें यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण में, अपने यहां पर संबोधन में सदन के सामने रखे हैं। ये हमारी सरकार का 6वां बजट था। और अगर मैं सरकार के पिछले जो बजट रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊं, तो सबसे पहली बात तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र की बातें ज्यादा याद आ रही थी। और मुझे प्रसन्नता है, राजनीतिक दलों को एक दूसरे के संकल्प पत्र को देखना चाहिए, उसका अवलोकन भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उपयोगी हो सकती हैं, और उन चीजों को हम लोग लागू भी कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को, जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक बदलाव और परिवर्तन लाने के कारक हैं, ऐसे 130 संकल्प हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे थे। पहले ही बजट में उन 97 संकल्पों को हम लोगों ने इसके साथ स्थान दिया है, और इसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन सभी योजनाओं के लिए प्रस्तुत की गई। ठीक कहा उस समय हमारे माननीय सदस्य, एक सदस्य ने, इस जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 साल के अंदर लागू होना है। लेकिन फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष की तौलापन इतना ही ज्यादा है, तो भी 97 योजनाओं को हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। और जो शेष 33 योजनाएं हैं, उन 33 को हम लोग
धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो जनता से कहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो जो कहा है संकल्प है, तो संकल्प का फिर विकल्प और बहाना हम लोग नहीं ढूंढते। हम तो उसको लागू करना है तो लागू करना है, और वो प्रदेश के लिए हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग नए तरीके से लेकर आगे बढ़ा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। महोदय, हम लोगों ने विगत 6 जो बजट प्रस्तुत किए हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने, पहला बजट 2017-18 में हमने प्रस्तुत किया था, वो हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। आपने देखा होगा, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया था। सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। 2019-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया। यह बजट महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। तो 2020-21 का हमारी सरकार का जो बजट था, वह प्रदेश के युवा ऊर्जा के लिए अपने युवाओं को समर्पित करते हुए उनके रोजगार, उनके उन्नयन और उनके स्वावलंबन के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। डिफेंस एक्सपो भी इस अवसर पर प्रदेश में हुआ था। 21-22 का जो हमारा बजट था, वह राज्य के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण को समर्पित था। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज में वंचित तबका है, इन सभी के लिए बजट में हर बार उसका कुछ ना कुछ प्रावधान होता था, लेकिन फोकस था इन सभी बातों को लेकर के। और महोदय, ये 5 वर्ष में 5 थीम के साथ कार्य करने का जो परिणाम था, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसी का लाभ हमें दिया है, उसी का आशीर्वाद दिया है कि आज हम लोग फिर यहां पर समाधान के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। और आप 5 साल पहले भी समस्या को लेकर के ढो रहे थे, आज भी उस समस्या को समस्या कह करके ही उसको ढोने के लिए अभिसिप्त हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, ये आपकी सोच की गलती हो सकती है, हमारी नहीं। और 2022-23 का जो बजट है, यह बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की तर्ज पर हम लोगों ने प्रस्तुत किया। महोदय, मैंने पहले कहा कि 2000 यानी इससे पहले बजट का दायरा हमारा दुगने से अधिक हुआ है। प्रदेश में यहां पर जीएसडीपी की बात कर रहे थे कि वृद्धि दर माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। 2012-13 से 2016-17 के बीच जो औसत वृद्धि दर थी जीएसडीपी की, वह 12.28% थी, जबकि 2017-18 से लेकर 2018-19 में औसत वृद्धि दर हमारी 13.71% थी। आपके 5 साल के कार्यकाल का जो एवरेज था, उससे ज्यादा पिछले यानी पहले 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर थी। कोविड संक्रमण और के कारण पूरे दुनिया में, देश में और प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर पड़ा। वित्तीय क्षेत्र भी उससे अप्रभावित नहीं था। लेकिन 19-20, 20-21 और 21-22 में हम लोग इस को उस स्थिति में पहुंचाने में थोड़ी हमारे सामने भी चैलेंज आया था। लॉकडाउन था,
एक लंबे समय तक लॉकडाउन के दौरान मार्केट बंद और व्यापारिक संस्थानों में कठिनाई आई थी, एक्सपोर्ट रुका था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन पहले 21-22 का जो प्रथम त्रैमास था, इसमें जो मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% रही है। और ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा की तरफ आगे फिर से बढ़ चुका है और यह प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है, दिखाता है कि उत्तर प्रदेश संभावना वाला प्रदेश था। जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस पोटेंशियल को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके प्रदेश के हर तबके के हितों के लिए कार्य किया। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं किया, हमने किसी वाद के आधार पर नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई गई। जो तबका वंचित था, गरीब था, दलित है, अति पिछड़े हैं, उनके लिए उस प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उन योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान तमाम राज्य सरकारों ने, देश के अंदर बहुत सारी राज्य सरकार थी जिन्होंने वहां पर वेतन में कटौती की, नए टैक्स लगाए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का, कोई भी राज्य देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा है, आधे से ज्यादा नहीं। और सबके बावजूद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ, अपनी पूरी संवेदना के साथ हम लोग खड़े रहे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाया गया। कोरोना कालखंड में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। स्ट्रीट वेंडर हैं, श्रमिक हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य रहा हो, या फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए। लेकिन कोई नया टैक्स हम लोगों ने प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। और यही नहीं, हमने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पे उनका वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया, पेंशन भी दी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन को एडवांस भी दिया और उसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी करके भी उस दौरान उनको उपलब्ध करवाने का काम किया गया। संकट के उस दौर में सरकार उनके साथ खड़ी थी। लेकिन इसका कारण क्या था? हमने बजट का दायरा बढ़ाया, हमने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। पहले तो भारत सरकार कहती रहती थी, पत्र लिखते लिखते थक जाती थी कि प्रधानमंत्री आवास ले लो, राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था। स्वच्छ भारत मिशन में इन गरीबों के लिए शौचालय बना लो, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। पेय जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमाम माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहां पेयजल की समस्या आ सकती है, हैंडपंप की बात कर रहे थे। भारत सरकार कहती थी हम पाइप पेयजल स्कीम देना चाहते थे, आप ले लीजिए। राज्य सरकार से कोई रिस्पांस नहीं होता था। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की बात होती थी, राज्य सरकार के द्वारा कोई यहां पे रिस्पांस नहीं होता था। किसी भी योजना में एकदम वैराग्य भाव, भ्रष्टाचार से होता तो अच्छा होता, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आपका जो वैराग्य भाव था, जनता ने आपको उसकी सजा दी है और लगातार दे रही है। लेकिन आप प्रदेश की इनकम को भी नहीं बढ़ा पाए थे। महोदय, 16-17 में जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो राज्य का जो कर था वह 86,000 करोड़ रुपए था, और जब हम 21-22 में अपना बजट प्रस्तुत किए तब राज्य कर का कितना बढ़ा मालूम है आपको? वह है 1,55,000 करोड़ का।
दोगुने, लगभग दुगुना हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाया है। इसी प्रकार से 16-17 में सेल टैक्स और वैट की कुल राशि आती थी वो 51,800 करोड़ रुपए की थी। कुछ टारगेट ही इतना था आपका। और वर्तमान में कोविड के बावजूद हम लोग जो नेट हम लोगों ने जीएसटी और वैट प्राप्त किया है 90,000 करोड़ रुपए प्राप्त किया है। 90,000 करोड़ रुपए। एक्साइज में 2016-17 में 14,273 करोड़ रुपए मात्र प्रदेश को मिलते थे और महोदय आज 21-22 में हमने प्राप्त किया है 36,321 करोड़ रुपए। 14,000 और 36,000 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 16-17 में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो राजस्व आता था वो आता था 11,564 करोड़, लेकिन 21-22 में जो राजस्व आया है वो आया है 20,045 करोड़ का। कोई अंतर ही नहीं है क्या? परिवहन में 16-17 में आया था 5,148 करोड़ और 21-22 में आया है 7,159 करोड़। प्रदेश का जो राजस्व बढ़ा है इसने विकास के दर को भी आगे बढ़ाया है। बजट के ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये प्रस्तावित नहीं है, ये वास्तविक आ चुका।